सारा गांव मुश्किल से 100 घरों पर मुश्तमिल था। इस गांव का नाम रोशनपुर था। ये रास्ते से हटकर वाक़ था और कोई डाची या पक्की सड़क कभी यहाँ तक ना आती थी। इस तरफ के देहात में आमद और रफ्त का सिलसिला इक्कों टांगों पर या पैदल चलकर तय होता था। टूटी फूटी टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां थीं जो कसरत से एक दूसरी को काटते थे। अक्सर औकात ऐसा होता था कि किसी अजनबी गांव में पहुंचकर परेशानी उठाते थे, मगर ये रोज की बात थी और गांव वालों को ऐसे मुसाफिरों के साथ खंदा पेशानी से पेश आने की आदत सी पड़ गई थी। बाज औकात उन लोगों को पहर दोपहर सस्ताने के लिए खाट और प्यास बुझाने के लिए लस्सी पानी भी मिल जाता था। पगडंडियों पर सारा दिन सूरज चमका करता। धूप की मारी वो बड़ी मिस्कीन और साफ सुथरी लेटी रहती, मगर इनकी कमीनगी उस वक्त जाहिर होती जब कोई सवारी उनके ऊपर से गुजरती। तब वो पगडंडियां गर्दो गुबार का एक तूफान उठाती जो फजा में देर तक मंडलाता रहता और दूर और नजदीक जो भी इंसान, हैवान या शजर इसकी जद में आता, यकसा सबकी दिल आजारी का सबब बनता। किसान मुसाफिरों को गलत रास्ते पर डाल देना और गर्द उड़ा उड़ा कर आसपास के जानदारों को तंग करना इन पगडंडियों के पास अपनी बदहाली पर खामोश एहतजाज करने के दो मौस्तर तरीके थे। रोशनपुर जाने के लिए आपको रानीकोट के छोटे से कस्बाती स्टेशन पर उतरकर ऐसे ही रास्तों पर मगरिब की सिमत दूर तक चलना पड़ता था। रास्ते में आपको कुत्ते मिलते। ये ऐसे ही मामूली आवारा कुत्ते थे जो हर गांव में होते हैं और गांव वालों की राय या ख्वाहिश के बगैर ही अपने ऊपर सारे गांव की हिफाजत और देखभाल का जिम्मा ले लेते हैं। ये कुत्ते अमूमन करीब से गुजरने वाले मुसाफिर को बैरूनी हमला आवर और गांव की सलामती के लिए सख्त खतरे का बायस समझते हैं। अपने खदशात का ऐलान ऊंची आवाज में भौंक भौंक कर करते और इस तरह मुखालफत का इजहार करते हुए अगले गांव तक ताक़ुब जारी रखते, जहां वो आपको अपने जैसे ही मामूली और शक्यून मिजाज कुत्तों के हवाले करके बैतमिनान वापस लौटते। कमज़ोर दिल और दिमाग रखने वाले मुसाफिर अक्सर तैश में आकर रुक जाते, इन्हें कोसते, पत्थर उठा उठा कर मारते, पीछे भागते और तरह तरह की हरकतों से सख्त नाराजगी का इजहार करते। लेकिन तबे सलीम के मालिक लोग कुत्तों की निस्बत अपने वक़ार और बरतर हैसियत को ज्यादा अहमियत देते और दरगुजर करके निकल जाते। इस तरह 14 कोस की लंबी मुसाफत के बाद गर्द में अटे और उकताए हुए थक हार कर आप रोशनपुर पहुंचते। ये गांव नहर के किनारे आबाद था। नहर का पानी यहाँ की जमीनों को सैराब करता था। इलाकाई तौर पर इस गांव की हैसियत कम अज कम रायामा के लिहाज से गैर मुसल्लम थी। एक गिरोह जिसका सरबरा गांव का सबसे उम्र रसीदा किसान अहमददीन था मुद्दई था कि गांव सूबा दिल्ली में, और दूसरा गिरोह जो सिख किसान हरनाम सिंह की सरबराही में था दावा करता था कि गांव सूबा पंजाब में वाक़ है। इस बात पर अक्सर चौपाल में मनाजरे हुआ करते थे। बहरहाल ये अम्र मुसल्लम था कि गांव हर दो सूबा जात की मुश्तरका सरहद पर किसी जगह वाक़ था। इस गांव की तहजीब भी इसी दोई का नमूना थी। जो सिख कौम के अफराद यहाँ आबाद थे वो पंजाब के सिख किसानों की तरह पहनते, खाते और पंजाबी जबान में गुफ्तगू करते थे। हिंदू और मुसलमान तबका यूपी के किसानों की माशरत का रवादार था। इसके बावजूद गांव के 200-250 अफराद बड़े अमन और सुलहजोई के साथ अपने अपने तौर पर अपनी अपनी जिंदगियां बसर कर रहे थे। रोशनपुर की तारीख मुख्तसर और रोमानी थी। इसे आबाद हुए निस्फ सदी से चंद साल ऊपर का अरसा हुआ था। इस लिहाज से वो इस इलाके का सबसे कम उम्र गांव था। यहाँ भी इस नस्ल के भी कई अफराद बाकायदे हयात थे जिसने पहले पहल आकर ये गांव आबाद किया था। जिस वक्त का हम जिक्र कर रहे हैं उस वक्त दूसरी और तीसरी नस्ल
इसकी ज़मीनों की काश्त कर रही थी। तारीख का सबसे मुस्तनद जरिया बहरहाल बूढ़ा किसान अहमद दीन था, जो ऐन जवानी में यहाँ आकर बसा था और चंद कुंबों में से था जिन्होंने गैर आबाद ज़मीन में से रोशनपुर का गांव आबाद किया था। ये तारीखी कहानी वो इस तरह बयान करता था। जब सन 57 का गदर मचा तो नवाब रोशन अली खान जिला रहतक के कलेक्टर के दफ्तर में मामूली अहलकार थे। जाहिर है कि उस वक्त वो नवाब नहीं रहे होंगे। मिडिल तक तालीम याफ्ता थे और अपनी शराफत की वजह से दोस्तों अहबाब और गली कूचे में कदर मंजिलत की निगाहों से देखे जाते थे। उस जमाने में वो अपनी वालिदा और नई बेहाता बीवी के साथ शहर के एक पुराने हिस्से में रहते थे। जिस रोज शहर में बगावत की आग भड़की और हिंदुस्तानी सिपाही अंग्रेज अफसरों के खिलाफ हथियार लेकर उठ खड़े हुए, उस रोज शहर के अवाम में भी खौफ और हिरास के साथ साथ गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। कई जगह लोग गली मोहल्लों में इकट्ठे होकर छावनी से आने वाली खबरों पर कान लगाए बैठे थे। वो ये समझना गलती होगी कि वो सब के सब अंग्रेजों के जानी दुश्मन थे। रात पड़ी तो सब शहरी अपने अपने मकानों में बंद होकर बैठ गए। शाम के करीब रोशन अली खान ने अपने एक अलील दोस्त से, जिसकी मिजाज कुर्सी की खातिर वो उसके यहाँ तशरीफ ले गए थे, इजाजत हासिल की और घर लौटे। अपनी गली से पिछली गली के अंदर दाखिल होते थे कि चंद कदम आगे भागते हुए शख्स पर नजर पड़ी। देखते देखते वो साया लड़खड़ा कर गिरा और साकिन हो गया। उन्हें तशवीश हुई, तेजी से बढ़कर उस पर झुके, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ पहचान ना पाए। फिर आवाजें दी, टटोला, नाक के आगे हाथ रखकर सांस की रवानी को महसूस किया और सिर्फ इतना जान पाए कि कोई मुसीबत का मारा गश खा गया है। बगैर सोचे समझे उठाकर कंधे पर लादा और चल पड़े। मजबूत आदमी थे, एक गली आसानी से चलकर पार कर ली, पर बेहोश आदमी वजनदार होता है। एक जगह जो कंधा बदलने को रुके तो कोई सख्त सी शय महसूस हुई। टटोल कर देखा तो उस शख्स की कमर के साथ बंधा हुआ तपंचा था, साथ ही उनका हाथ खून से लुथड़ गया। वो जख्मी था, उनका माथा ठनका, लेकिन उसे उठाए हुए चलते रहे। घर पहुंचकर जो चिराग की रोशनी में देखा तो यख नफ्त सर्द पड़ गए। उनके सामने सुनहरी बालों वाला एक अंग्रेज पड़ा था, जो हिंदुस्तानी दुकानदारों के लिबास में था। उसका चेहरा बेहद सर्द और सांस मध्यम था। उन्होंने दौड़कर दरवाजा बंद किया और उसे होश में लाने की तदबीर करने लगे। सबसे पहले घर की औरतों को पर्दे में करके उसका लिबास तब्दील किया और टांग के जख्म पर जो तेज धार आने से लगाया गया था पट्टी बांधी। फिर अपनी माँ को बुलाया। पहले तो उस नेक बीवी ने मरीज के फरंगी होने की रूह से उसके नजदीक आने से इनकार कर दिया, मगर फिर रोशन अली खान के और उसकी बीवी के जो उस खूबसूरत जवान को कसमापुरसी की हालत में देखकर काफी गमज़दा थी, मन्नत समाजत करने से उसकी देखभाल करने पर रजामंद हो गई। इस नेक बीबी का मरहूम शौहर यानी रोशन अली खान का वालिद छोटा मोटा हकीम था और वो उसकी वफात से खानदान में ये पेशा खत्म हो चुका था। पर इस वास्ते से मरहूम की बीबी को, जो मरहूम से ज्यादा तवील उम्र साबित हुई, किसी हद तक हिकमत में दखल था। बहरहाल उस सफ़ेद फाम मरीज के सिलसिले में इन लोगों से जो कुछ हो सका उन्होंने किया। यकायक गली में शोर उठा और चंद लम्हों के अंदर शोर क़यामत मालूम होने लगा। फिर रोशन अली खान के घर का दरवाज़ा धड़ाधड़ फूटा जाने लगा। घर के मालिक ने खिड़की से झांक कर देखा तो हिंदुस्तानी सिपाहियों की नंगी तलवारें और बर्छियों के फल मशलों की रोशनी में चमकते नजर आए। गली में हर तरफ हाहाकार मची थी और सर ही सर नजर आते थे। थोड़ी देर तक अंदर से कोई जवाब न मिला तो बागियों ने दरवाज़ा तोड़ने का फैसला किया। अव्वल तो मोहल्ले के लोग घरों में दुबके बैठे रहे कि जाने किसकी मौत आई है। फिर जब बात खुल गई कि इस गैज़ और गज़ब का रुख महज रोशन अली खान के घर की जानिब है, तो चंद सरबराह दुबके दुबकाए निकले और किसी न किसी तौर उस दरवाजे तक पहुंचे जिसके तोड़े जाने की तजवीज़ें हो रही थीं। वहां पर उन्हें जो बताया गया वो यूं था
कर्नल जॉनसन छावनी के कमांडिंग अफसर भेस बदलकर घेरे में से बच निकले हैं और दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। रास्ते में चंद सिपाहियों से उनकी मुठभेड़ भी हुई, लेकिन वो इनमें से 3 को मौत की नींद सुलाकर और खुद तलवार का जख्म खाकर निकल आए हैं। अब इनके खून की लकीर इस दरवाजे में दाखिल होती है। इन्हें हमारे हवाले किया जाए, वरना दरवाजा तोड़कर घर के मकीनों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मोहल्ले के सरबराहों ने, कि खुद खौफजदा थे, हर किस्म की मदद करने का वादा किया और बागियों के गुस्से को फिल वक्त ठंडा करके किसी न किसी रास्ते से मकान में दाखिल हुए। अब हर एक सरबराह अपनी अपनी पगड़ी उतार कर रोशन अली खान के पैरों में रख रहा है, मिन्नतें कर रहा है, धमकियां और घिरकियां दे रहा है। पर हिम्मत का धनी रोशन अली खान अपने अटल फैसले पर कायम है कि जान जाती है तो चली जाए, पर जख्मी मेहमान को दुश्मनों के हवाले ना करेगा। इसके बाद के वाकयात के सिलसिले में दास्तान गो के बयान में बड़ी गड़बड़ थी। कभी वो कहता था कि जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो बहादुर नौजवान ने एक कंधे पर जख्मी मेहमान को, दूसरे पर अपनी बीवी को बिठाया और लड़ता भिड़ता हुआ सही सलामत निकाल ले गया। कुछ मौक़ों पर उसने ये भी बयान दिया कि चंद मसलहतों की बिना पर बागी दरवाज़ा तोड़ने से बाज रहे, मगर सारे इलाके को घेरे में ले लिया और रस्त व रसाइल के तमाम वसाइल मुनक़ता कर दिए गए। ये सिलसिला कई हफ्तों तक जारी रहा, यहाँ तक कि अहलियान शहर पर फाकों की नौबत आ गई। फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि फरंगियों को फतह नसीब हुई और महासरीन को निजात हुई। एक हिकायत ये भी थी कि रोशन अली खान ने जब कोई राह फरार ना देखी तो घर के फर्श में सुरंग लगानी शुरू की जो छावनी में जाने की। उस रास्ते से वो कर्नल जॉनसन और अपनी बीवी को निकाल कर ले गया और बिल आखिर मोहल्ले के सरबराहों की राय से जब घर का दरवाज़ा एक दिन तोड़ा गया तो घर में सिर्फ एक बुढ़ी औरत की लाश मिली। ये घर के मालिक की माँ थी, जो पहले रोज ही सदमे की वजह से राहिए मुल्क अदम हो गई। किस्सा मुख्तसर कि ये सरबराहों और बागियों को सख्त पशेमानी का सामना करना पड़ा। इन हिकायात की सेहत की तरफ तवज्जो देने की किसी को ज़रूरत यूं महसूस ना होती कि इसके बाद दास्तान गो के ख्यालात की लड़ी फिर सुलझ जाती और वो कमाल यकसुई से यूं गोया होता। जब गदर का खात्मा हुआ और बागी कैफर किरदार को पहुंचे तो कर्नल जॉनसन ने, जो शाह इंग्लिस्तान के करीबी अजीज़ों में से था, रोशन अली खान को दिल्ली दरबार में बुला भेजा और अपने दस्ते खास से खिलत अता की और कहा कि जाओ और जाकर जितनी ज़मीन जहाँ से चाहो घेर लो, तुम्हें इनायत की जाएगी। उसके बाद उस फैयाज अंग्रेज़ हाकिम ने, जिसे उर्दू ज़बान पर गैर मामूली कुदरत हासिल थी, एक अजीब व गरीब तकरीब के दौरान, जिसका तफसीली जिक्र आगे चलकर आएगा, नवाब रोशन अली खान को आगा का लक़ब अता किया। ज़मीन गिरने के मुताल्लिक़ 2 रिवायतें थीं। एक के मुताबिक नवाब साहब ने घोड़े पर सवार होकर चक्कर लगाया और घोड़े की पूंछ के साथ एक शहद भरा टीन बांध दिया जिसके पेंदे में सुराख था। शहद टपकता रहा और कीड़े मकोड़े आकर उस पर जमा होते गए। इस तरह कुदरती हदबंदी जमीन की हो गई। दूसरी के मुताबिक उन्होंने पैदल भागना शुरू किया और बांस की खपच्चियां रास्ते में गाड़ते गए। गुरूब आफताब के वक्त जब वापस पहुंचे तो सांस उखड़ गई, पलट कर गिरे और मरते मरते बचे। इस सवाल के जवाब में भी कि रिहाइश के लिए ख़ास तौर पर इस इलाके का इंतखाब कैसे और क्यों अमल में आया, कई रिवायतें मशहूर थीं जिनका बयान इस किताब के अहाते से बाहर है। इस सारी हिकायत के हर्फ ब हर्फ सही होने को यूं भी अक्ल सलीम नहीं मानती, फिर भी मुनासिब काट छाट के बाद इसे हकीकत से करीब तर लाया जा सकता है। ये तो बहरहाल सबके देखे की बात थी कि जब तक कर्नल जॉनसन हिंदुस्तान में रहे हमेशा शिकार के लिए रोशनपुर आते रहे और जब रोशन आगा यूरोप गए तो उन्हीं के पास ठहरे और फैज़ पाया। इस तरह रोशनपुर की जागीर जो 500 मुरब्बों पर मुहीत थी, क़याम में आई।
वाहिद मालिक रोशन आगा थे। रोशन आगा अपने मामूली पस मंज़र के बावजूद इस अजीम जिम्मेदारी के पूरी तरह अहल साबित हुए जो इस बेशबहा खिल्लत और जागीर की नवाजिश से उन पर आ पड़ी थी। आखिर उम्र में उन्होंने यूरोप का सफ़र किया और अपने बेटे को तालीम के लिए विलायत भेजा। वो वापस लौटकर उसने एक ऐसी हरकत की जिससे उन्हें सख्त सदमा पहुंचा, यानी उसने दिल के हाथों मजबूर होकर एक ऐसे घराने की लड़की से शादी कर ली जिसके आबाई पेशे को शुरफा में कतन कदर की नज़रों से नहीं देखा जाता। इसके बाद से इनका लड़का हमेशा दिल्ली के रोशन महल में रहा। रोशन महल वो आलीशान मकान था जो रोशन आगा ने रिहाइश की खातिर दारुल सल्तनत में तामीर कराया था। गांव के वस्त में बड़ी सी पक्की हवेली थी जिसमें रोशन आगा कई बरस तक रहे थे। इसके गिरदा गिर्द 50-50 गज तक जगह खाली पड़ी थी जहां किसी वक्त में बड़ा खूबसूरत बागीचा होगा, लेकिन अब महज खुश्क पौधे और टुंग मुन दरख्त खड़े थे कि हवेली मुद्दत से खाली पड़ी थी। जिंदगी के आखिरी बरसों में रोशन आगा ने अपने बेटे को मुआफ कर दिया था और जाकर रोशन महल में रहने लगे थे, जिससे कि इनके फर्जंद नवाब गुलाम मोहिउद्दीन खान को दिली सुकून और मुसर्रत मैसर हुई थी। उस हवेली के अलावा गांव का दूसरा वाहिद पक्का मकान गांव के आखिर पर वाक़ था। ये मुगलों का घर था। मुगलों के घराने की कहानी इस तरह बयान की जाती है। मिर्ज़ा मोहम्मद बेग और नवाब रोशन अली खान का गुमनामी के ज़माने से गहरा याराना चला आता था। कहा जाता था कि मुलाजमत के दौरान दोनों एक जगह काम करते और रहते सहते थे। जब खुदाबंद ताला ने अपनी बेनियाजी में रोशन अली खान को नेक नामी और दीनवी जाह और हशमत से नवाजा तो वह अपने दोस्त को ना भूले और मुलाजमत छुड़वा कर उसे अपने हमरा लेते आए। मोहम्मद बेग का खालिस मुगलों का ख़ानदान था और कुदरत ने उस घराने को वो खूबसूरती अता की थी जो खालिस नस्लों में पाई जाती है और बदकिस्मती से रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है। बल्कि बाज़ लोगों का कहना था कि रोशन अली ख़ान मोहम्मद बेग की बीवी के बेमिसाल हुस्न व जमाल के हद से ज़्यादा मद्दाह थे और यही अक़ीदत थी जिसने उन्हें मजबूर किया कि वो अपनी मिल्कियत में से 50 मुरब्बे ज़मीन के अलग करके अपने दोस्त को तोहफ़तन दे दें और अपनी जेब से गांव में पक्का मकान बनवा कर दें। अफ़वाह थी कि मोहम्मद बेग का बड़ा बेटा नियाज बेग भी रोशन अली ख़ान के वास्ते से था। लेकिन अफ़वाहों का क्या है, कहने वाले तो यहाँ तक कहते थे कि खुद नवाब रोशन अली ख़ान की इकलौती औलाद उस फैयाज और आली नस्ब अंग्रेज़ कर्नल की बदौलत थी जो ज़ख्मी होकर चंद दिन उनके यहाँ मेहमान रहा था और जिसकी वजह से रोशन अली ख़ान पर जान की मुसीबत आई थी। हालांकि उस गैर मुल्की की आली नस्बी और शराफत को नज़र में रखा जाए तो अक्ल सलीम आसानी से इस बात को तस्लीम नहीं करती। हम ये सोच कर भी इन अफवाहों की पुरजोर तायीद करने से बाज रहने पर मजबूर हैं कि उस ज़माने के बुज़ुर्ग कतई तौर पर मुखलिस, वज़ादार और शफ़ीक़ हुआ करते थे। जितना अरसा मिर्ज़ा मोहम्मद बेग ज़िंदा रहे बड़ी खुशहाली की ज़िंदगी बसर करते रहे और दोनों कुंबों की आपस में मोहब्बत रोज़ बरोज़ तरक्की करती गई। मोहम्मद बेग मेहनती आदमी थे और सनत व हरफत में बहुत दिलचस्पी रखते थे। चुनाचा ज़मींदारी के साथ साथ उन्होंने घर में लोहे के काम की दुकान खोली कि इन वक्तों में ऐसे पेशे इख्तियार करने को आर नहीं समझा जाता था। गो मिर्ज़ा मोहम्मद बेग के लिए ये काम पेशा कम और हुनरमंदी के शौक़ वाली बात ज़्यादा थी। इसी तरह सलूक और मोहब्बत के साथ वक्त गुजरता जा रहा था कि अचानक मोहम्मद बेग को ऐन जवानी के आलम में, जबकि वो अभी पूरे 35 बरस के भी ना हुए थे, मौत ने आ दबोचा और उन्होंने एक बड़ी पुरसुकून और खुशनुमा ज़िंदगी गुजारने के बाद जान जाने आफरी के सुपुर्द की। उनकी पुरअसरार बीमारी और मौत के मुताल्लिक़ भी कई अफ़वाहें मशहूर हैं, लेकिन चूँकि उनका हमारी कहानी के साथ कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं, हम उस तरफ ज़्यादा तवज्जो न देंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद बेग की वफ़ात के बाद उनके बीवी और बच्चे नवाब साहब की ख़ास शफ़क़त और निगरानी में परवरिश पाते रहे। बड़ा लड़का नियाज़ बेग
पूरे कद का बड़ा घबरू खूबसूरत जवान निकला और बाप के जमींदारे और हुनरमंदी के शौक विरसे में पाए। वो उम्र भर गांव में रहा और यही काम करता रहा। उसकी माँ ने उसकी शादी अपने जैसे खालिस नस्ल मुगल घराने में की और बड़ी खूबसूरत और खूबसीरत बहू ब्याह कर लाई। शादी के 15 साल बाद खुदा ने उसे बेटा अता किया। लोगों का कहना था कि नियाज बेग की माँ ने पोते की पैदाइश का इतनी शिद्दत और इतने शौक से इंतजार किया था कि इतने लंबे अरसे के बाद इस अचानक खुशी से जो सदमा पहुंचा उससे वो जाबर ना हो सकी। माँ के मरने के बाद नियाज बेग ने एक औरत को घर में डाल लिया। ये दूसरी औरत किसी नीच जात से थी। छोटा बेटा अयाज बेग 5 साल तक स्कूल में पढ़ने की खातिर जाता रहा कि उसे पढ़ाई करने का शौक था। फिर अचानक इसका इस काम से जी उड़ गया और वो घर से भागकर रेलवे के महकमे में मुलाजिम हो गया। उसके कई साल बाद वो गांव लौटा। फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसकी वजह से इस घराने के खुशगवार दिन यकलख्त गायब हो गए।